नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मेरे साथ हैं समीर जी। समीर जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। समीर जी को लगभग 45 साल का एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का। मतलब एक्सपोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक एंड एग्जिम पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उनसे संबंधित सर को पूरी बहुत रिच एक्सपीरियंस है। और सर एक एजुकेशन सेक्टर में भी, यानी कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, जिसमें सर का प्रयास है कि वो जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में एक स्किल डेवलपमेंट के रूप में उसको डेवलप किया जाए, और जो इस इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनको कैसे स्किल्ड किया जाए और उनको नई नई चीज़ें कैसे बताई जाएँ। तो इसके बारे में सर का प्रयास चलता रहता है। सर का अपना एक यूट्यूब चैनल है, एक लॉजिस्टिक और ये एग्जिम पॉलिसी से संबंधित एक अपना इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, जिसमें बहुत अच्छा सा इनका जो एजुकेशन का जो स्टूडेंट बेस है, बड़ा अच्छा बेस है इनका। और सर बहुत सारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हों, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हों, सब जगह पे सर बहुत सारा एक्टिव है और उनकी गवर्निंग बॉडी में है। और बहुत सारे जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके, उसमें बहुत सारी सलाह देते रहते हैं और उसमें काम करते रहते हैं। तो समीर जी नमस्कार। जी सर, मैंने तो एक ब्रीफ बताया आपके बारे में, जो कि हो सकता है कि मैं पूरा नहीं जानता बट लेकिन जो एक आपका एक रिच एक्सपीरियंस है, जो आपका एक अनुभव है, जो 45 साल का अनुभव एक किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अनुभव होता है। और आप बिजनेस करने के साथ साथ और इसको एक अपने जो भी आपने सीखा, नॉर्मली जो आदमी सीखते हैं तो नॉर्मली बिजनेस में एजुकेशन लाइन में डायरेक्ट नहीं आता है, तो आप इस प्रयास में रह के लोगों को और स्किल कर रहे हैं, अपना कंपटीटर पैदा कर रहे हैं कायदे से देखा जाए तो। इसके अपने बारे में थोड़ा सा सर और डिटेल में अगर आप बताएंगे तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। सर नमस्ते दोबारा, और थैंक यू कि आपने ये इंटरव्यू का सोचा, और इस माध्यम से हम लोग शायद बहुत सारे नए जनरेशन के लोगों को इंस्पायर भी कर सकेंगे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए आने के लिए, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए। मैं हमेशा सोचता था कि लेगेसी क्या होता है। तो हम लोग हमेशा ऐसे मानते हैं कि लेगेसी इज दैट व्हाट यू लीव बिहाइंड, कि आप जो रख के जाएंगे, आप पैसा हो या जो भी, मगर आप रख के क्या जाने वाले, जो आपने क्रिएट किया है वो आप रख के जाने, या शायद जो आपको इनहेरिटेंस में मिला वो आप रख के जाने। तो जब भी मैं इसके बारे में सोचता था कि मेरी लेगेसी क्या रहेगी, तो जब भी इसके बारे में बहुत सोचा तो मैंने देखा कि पैसे तो थोड़े बहुत कमा लूँगा, वो मेरी डॉटर्स के लिए मैं छोड़ के चला जाऊँ, मगर इतने सालों का जो अनुभव है, इतने सालों में जितनी सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं, अच्छे अनुभव हुए हैं, बुरे अनुभव हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है, वो मैं किसके लिए छोड़ के जाऊँ और कैसे छोड़ के जाऊँ। तो उसके बाद एक दिन कहीं पे मैं पढ़ रहा था और मैंने पढ़ा लिविंग योर लेगेसी। सो देन इट अकर्ड टू मी कि यस, दिस इज द करेक्ट थिंग टू डू, कि मेरी ही लाइफ टाइम में मेरे पास जो भी है वो मैं हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसके लिए किसी को मेरे ये दुनिया से जाने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई शुड शेयर इन माई लाइफ। वो शेयर करने से अगर मैं कॉम्पिटिटर खड़ा करता हूँ, जैसे आपने बताया, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सो बी इट। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि कंपटीशन आपको पुश करता है अच्छा काम करने के लिए। कंपटीशन आपको कंट्रोल में रखता है।
कंपटीशन ये कहता है कि अगर आप अच्छे हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे, आप अच्छे नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो मैंने आज तक कभी भी किसी दूसरे को या किसी एजेंसी को मेरे कॉम्पिटिटर के रूप में कभी नहीं देखा। मैंने उनको ऐसे ही देखा कि ये भी यही इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं जो सेवाएं दे रहा हूँ वही सेवाएं वो दे रहे हैं, और फिर हमारे दोनों का जो भी कंज्यूमर है, माने एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर, उसके पास चॉइस है कि उसको जिसके भी साथ वो कंफर्टेबल है, उसकी दूसरी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है, उसके साथ वो काम करे। दूसरी चीज़ ऐसे है कि जब भी मैं मेरा एंटरप्राइज चलाता हूँ तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टाफ के साथ, वेंडर्स के साथ, रेगुलेटर्स के साथ, क्लाइंटों के साथ। मेरी पीड़ा सबसे अच्छा कौन समझेगा, या मैं किसकी पीड़ा सबसे अच्छा समझ पाऊंगा, वही है जिसको आप कॉम्पिटिटर कहते हैं। क्योंकि मेरे साथ जो अनुभव होते हैं वही उसके साथ होते हैं, मेरे साथ जो अच्छी चीज़ें होती है वही उनके साथ होती है, मेरे साथ जो बुरी चीज़ें होती है वही उनके साथ होती है। इसलिए उनसे संबंध रखना, दोस्ती रखना, एक भाईचारा रखना, जिसमें ऐसे होता है कि चलो ये एरिया है जहाँ पे हम कॉम्पीट करते हैं, मगर बाकी के एरिया में तो कोई कंपटीशन नहीं है। इसलिए मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि जब भी मैं मेरा नॉलेज किसी से शेयर करता हूँ, हम लोग किताबें लिखते हैं, हम लोग हमारी यूट्यूब चैनल चलती है, हमारा सेल्फ लर्निंग पॉटी है, तो ये सब सीख के मेरी इंडस्ट्री का ही बेनिफिट होने वाला, और मेरी इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा तो मेरा भी होगा और सभी का। तो मनीष जी, मैंने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा कि मैं कोई कंपटीशन खड़ी कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि अपने पास जो भी है वो हो सके उतने सारे लोगों को दे के इस दुनिया से जाना चाहिए। नहीं सर, तो हाँ, बहुत ये आपका एक बड़ा उत्तम विचार है, बहुत अच्छा सा विचार है। मतलब नॉर्मली सबका ऐसा नहीं होता है। सब अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करेंगे, हम जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल इंडस्ट्री में है, तो इसमें क्या होता है कि आदमी सोचता है कि मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र उस तरीके से नहीं करना चाहता, जो स्पेशली जो यूएसपीज होती है किसी भी बिजनेस की। जैसे आपके लॉजिस्टिक में या शिपिंग में या फ्रेट फॉरवर्डिंग में, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपकी यूएसपी होती है, जिसकी वजह से आप मार्केट में पेनिट्रेट करते हैं। तो आपका अच्छा ये विचार है सर। अब हम जो है मैं आपसे लगभग मतलब टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सारी आपसे बात कर सकता हूँ, बट लेकिन ये कि मैं आपसे जो बातें करूँगा 2-3 तरीके से, 3 डायमेंशन से। एक तो जो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडस्ट्री है, जो उसके बारे में कि ये जो इंडियन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, स्पेशली एक्सपोर्ट, इंपोर्ट तो चलो बहुत सारा आता ही है भारत में। एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम इसमें जो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी का जो इवॉल्वेशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं इस सेगमेंट में भी, जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, तो उस पर बात किया जाएगा। और तीसरा जो है डेफिनेटली जो आप कह रहे थे कि ये जो कंपटीटर या एजुकेशन इंडस्ट्री को जो आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि अभी हमारा जो भारत देश जो एक्सपोर्ट के मामले में मतलब कैसा, कहाँ पे खड़ा है, और हमें कहाँ मतलब कितना पीछे है हम बाकी देशों से, या हम क्या कर सकते हैं अभी, और हम क्या मतलब कहाँ हम पीछे, पॉलिसी में कहाँ पीछे रह रहे हैं, और या गवर्नमेंट जो है क्या इनिशिएटिव उसको और लेना चाहिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के। और सर देखिए, ऐसा है कि आज अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो इंडिया से हर रोज़ करीबन 30 या 32 हज़ार एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स होते हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, ये कस्टम्स का डेटा है। जी। और कस्टम्स
एक एजेंसी है जो आपको 100% सही डेटा दे सकती है, क्योंकि कोई भी कार्गो इंडिया से जाता है वो कस्टम के थ्रू ही जाता। जी। सो इंडिया करीबन 30-32 हज़ार एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स करता है। दूसरा, अगर आप इंडिया का शेयर वर्ल्ड ट्रेड में देखेंगे तो काफ़ी कम है। यार परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू so many other countries. But we must remember a few things. First thing we must remember is कि इंडिया को भले 70-80 साल हो गए इंडिपेंडेंस के, बट लिबरलाइजेशन को तो सिर्फ 30-32 साल हुए। सो द रियल एंटरप्राइज फॉर एक्सिम तो 30-32 साल से ही है। दैट इज वन। सेकेंडली, हम लोग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंट्री है इन द सेंस कि इंडिया का पॉपुलेशन ही इतना बड़ा है। तो अगर हम लोग हमारे लोगों की तरफ नहीं देखेंगे और सिर्फ बाहर के लोगों की तरफ देखेंगे, वो भी सही नहीं। सो इंडियन एंटरप्राइजेस वांटिंग टू वर्क इन द डोमेस्टिक मार्केट, वो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि अगर मेरा घर अच्छी तरह से नहीं चलेगा तो मैं दूसरे का घर नहीं चला सकता। So we must keep that in mind. We cannot always say that we are not an exporting country. We are an exporting country. Then comes this thing that India wants to become a 3 trillion economy, 5 trillion economy, 10 trillion economy. वो होने वाला है. There is nothing which can stop the movement. maximum क्या होगा कि 1-2 साल आगे पीछे होगा, बट जिस तरह से अपना डेमोग्राफिक्स है कि बहुत ही यंग पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, एंटरप्राइजिंग पॉपुलेशन है, और सबसे बड़ी चीज़ जो अगले 3-4 साल में होने वाली है इज दैट इंडिया विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मैन पावर। इंडियंस विल हैव टू गो अब्रॉड एंड सेटल डाउन, क्योंकि अगर इंडिया का यूथ अब्रॉड सेटल होने नहीं जाएगा तो अपने पास भी उतना एंटरप्राइज या जॉब्स नहीं है। सो वी हैव टू लुक एट इट इन दिस मैन। उसके बाद आता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई है, इट इज़ नॉट बिग एंटरप्राइज। अगर इंडिया का पूरा बास्केट देखेंगे तो majority of the exporters are MSME exporters. Now you relate that to India becoming an economic superpower, जो आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ और हर एक इंडियन चाहता है। इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए ये 30 से 32 हज़ार अरोज के will have to reach 1,10,000, 1,15,000 consignments on a daily basis. So that means we will have to show a 3 to 4 times growth. But यही इंडियन डायस्पोरा जो फॉरेन में जाके सेटल होगा, यही इंडियंस जो आज यहाँ पे इंडिया का यूथ है, ये दोनों ही मिलके अपना एक्सपोर्ट प्रोपेल करेंगे। उसके साथ आता है गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज जो भी बन रही है। अगर आप उसको बहुत शांति से विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व स्टडी करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन द करेक्ट मॉडल। वो पॉलिटिकली जो भी बोलते होंगे, जो भी मीडिया में आता होगा, बट फॉरेन एक्सपोर्टर ये लोग बहुत ही सिंपल करने की कोशिश कर रहे और सिंपल कर रहे। बट प्रॉब्लम इज सिंपल करने के लिए आपको ह्यूमन बीइंग को साइड में रख के कंप्यूटर को बीच में लाना पड़ता है। और जब आप कंप्यूटर से डील करते हैं तो कंप्यूटर आपको नहीं देखती, कंप्यूटर आपके कंप्लायंस को देखता है। अगर आपने सही कंप्लायंस किया तो कंप्यूटर आपको जाने देगा, आपने सही कंप्लायंस नहीं किया तो कंप्यूटर आपको नहीं जाने देगा। अगर कोई बंदा बैठा है तो वो देख सकता है कि नहीं, चलो मनीष जी है, अच्छे हैं, सिंसियर है, इतना मिस हो गया तो ना मैं उसको जाने दूँ। सो द इंडियन एक्सपोर्टर्स रियलाइज दिस दैट ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो रहा है, आइटम्स को फ्रीली एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल किया है, एक्सपोर्ट फाइनेंस मिल रहा है, इंश्योरेंस इजी हो गया है,
शिपिंग और पोर्ट्स के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी सारी मेहनत कर रहा है, अभी बर्डन एक्सपोर्टर पे है कि मैं सही कंप्लायंस करूं। अगर एक्सपोर्टर सही कंप्लायंस करेगा तो ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर, हम लोग इंडिया में हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि नियरली 99% of export and import consignments just go through customs। क्यों? क्योंकि उसमें compliance हुआ है। जो 1 या 1.5% अटक जाते हैं उसको लेके हम लोग बहुत चिल्लाते हैं, बट वी आर नॉट एग्जामिनिंग that 1.5% was stopped for compliance। It could have been my safety, your safety, India's security, India's sovereignty, it could be so many things। तो जब भी इंडियन एक्सपोर्टर्स इतना समझ लेंगे कि कंप्लायंस इज द की, और इसको मैं जितना सरल तरीके से करूँगा, जितना कंप्लायंस से करूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आए। सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है जो अभी इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा रहे हैं, जो सप्लाई चेन पढ़ा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। सो आई थिंक वी आर ऑल वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। इट ऑल नीड्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इट। हम लोग इसके बारे में बातें नहीं करते। या फिर कुछ अच्छा होता है तो उसके बारे में किसी को जानने की रुचि नहीं रहती है। कुछ गलत होता है तो सभी को रुचि हो जाती है कि देखो गलत हो गया, देखो गलत हो गया। सो आई एम वेरी पॉजिटिव, मनीष जी, दैट इंडिया विल बी एबल टू डू दीज थिंग्स। जी सर, तो आपने बहुत सही सर मतलब आपने एक नई चीज़, सबसे नया डायमेंशन दिया मतलब पूरी चीज़ों को। एक तो सबसे पहला आप कह रहे हैं कि अभी हमें केवल 32 साल हुए जो कि हम इकोनॉमिक लिबरेशन यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर फोकस किए हुए, अदरवाइज तो आज़ादी तो एक अलग बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑब्वियस है 32 सालों में हम जहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि जो कायदे से अगर हमारे लोग बाहर भी चाहे तो बाहर बैठे, तो हमारे लोग बाहर बैठे, बाहर सेटल हो, यानी कि वहाँ की कंजम्पशन पे कंट्रोल करें और अपने देश से मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ावा दिया जाए और यहाँ से एक्सपोर्ट हो, वहाँ पे हमारा ही बंदा इंपोर्ट करेगा। तो इससे हमारा जो है जो 1 लाख वाला जो आप टारगेट कह रहे हैं पर शिपमेंट का, वो टारगेट पूरा हो सकता है। ये भी बहुत बढ़िया अच्छी बात है। और तीसरा आपने कहा कि हमें एक तरह से जो है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो है ठीक है, बट उसकी जो जानकारी है एग्जीक्यूशन की, यानी कि जो कंप्लायंस की जो डेली रूटीन के जो हर्डल्स आते हैं उसको दूर करने के लिए जो ट्रेनिंग्स हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलिए, मतलब कोर्सेज, इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड के जो कोर्स है वो बहुत दिन से चल रहे हैं इंडिया। मतलब जब हम लोग पढ़ते थे तब भी इसमें फॉरेन ट्रेड में MBA होता था। बट अगर आप देखें जब ग्राउंड पे जो है वो उतनी ज़्यादा अवेयरनेस, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जैसे अभी मेरा कल ही एक क्लाइंट था, वो आया तो वो वही कह रहा था कि गवर्नमेंट काम नहीं करने देना चाहती है। वो गया होगा एक्सपोर्ट करने के लिए पहली बार एक्सपोर्ट करने, तो IC कोड उसके पास था, बट उसका जो आइस गेट में जो रजिस्ट्रेशन होता है या AD कोड जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं था उसका। तो उसको पहली बार में था, तो उसकी और चूँकि उसका माल आ गया है और उधर जो कस्टमर है वो परेशान कर रहा है, माल यहाँ से जा ही नहीं पा रहा। बट अगर देखा जाए तो आइस गेट में रजिस्ट्रेशन या AD कोड लेना बहुत छोटी सी बात है, बेसिक चीज़ है, बट उसको नहीं पता था, तो वो चक्कर में उसको उसके अंदर निगेटिविटी आ रहा है। लेकिन उसका जो कहना सही था, वो कह रहा है कि जब आप आइस को मतलब IC कोड जब देते हैं गवर्नमेंट, तो IC कोड देते समय ये सब चीज़ें कर देना चाहिए। तब क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, किसी चीज़ को बार बार उसको इसमें नहीं फंसना पड़ेगा। तो आप गलत है, ये सोचना ही गलत है। देखिए, आपको समझना चाहिए कि IC क्या है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। और यहीं पे कस्टम ब्रोकर्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स और सब लोग गलती करते हैं। IC मुझे कोई परमिशन नहीं देती। IC मुझे कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का लाइसेंस नहीं देता है। IC is only a registration done by the Commerce Ministry so that you are in their database, right? IC is not giving you, एक मिनट सर,
IC इज नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट। आप आधार कार्ड भी लेने जाते हो तो आधार कार्ड आपको कोई बेनिफिट नहीं देता है। आधार को लेके आप बेनिफिट्स ले सकते हो। So even when you are taking a PAN card or an Aadhaar card or an IC, it is only a registration with the government. Then comes the second portion कि I am a service provider और मैं एक सर्विस प्रोवाइडर की हैसियत से मनीष जी का काम करता हूँ, तो मुझे तो मनीष जी को पहचानना पड़ेगा ना। मैं किसी के काम नहीं कर सकता हूँ। और मनीष जी और मैं कौन है, एक बार काम शुरू होता है उसके बाद मनीष जी और मैं वो काम के लिए पार्टनर्स है। तो मैं मनीष जी को जाने बगैर उनसे भी रिलेशनशिप बांध दूं। आपके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पास भी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट है, मगर आप शादी के लिए कितनी इंक्वायरीज करते हैं। तो आपको यही समझना है कि द IC नंबर इज ओनली अ रजिस्ट्रेशन so that you are in the government database as an exporter or an importer. It is not giving you any right, it is not giving you any privilege. और जब तक आपको कोई राइट या प्रिविलेज नहीं दे रहा है गवर्नमेंट, वो आपको क्यों चेक करेगा? I think we should look at it from the government's perspective कि INC है क्या? वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन। आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो कि मेरा रिलेशनशिप मनीष जी के लिए जो भी है वो आप वेरीफाई करो। आप समझ रहे हैं? यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट को सब कुछ वेरीफाई कर देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने सब कुछ वेरीफाई भी कर लिया और फिर भी मनीष ने गलत निकले, आप निकलने वाले नहीं और मैं आपको सिर्फ नाम ले रहा हूँ, गलत निकले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी होगी ना, क्योंकि मैं आपका काम कर रहा हूँ। आपका ये पॉइंट समझिए, बट जैसे अगर आप इनकम टैक्स में देखोगे तो इनकम टैक्स जो इवॉल्व हुआ है, पहले आधार कार्ड अलग, पैन कार्ड अलग, और ये जो प्रोसेस ऑनलाइन फाइलिंग का नहीं होता था और या रिफंड आने में टाइम लगता था, ये सारी चीज़ें होती थी। असेसमेंट फेसलेस अब आ गया, असेसमेंट पहले नहीं होता था ऐसा। तो आप उसमें इनकम टैक्स ने वही करा कि आधार को पैन से लिंक करो, अपना ITR भरो, इमीडिएट ऑनलाइन प्रोसेस, आपका रिफंड रिटर्न बढ़ते ही तीसरे दिन आपका रिफंड आ जा रहा है आज की डेट में, अगर आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से देखें। कस्टम ने भी वो काम करा है, ऐसा नहीं है। DGFT कस्टम सब इंटीग्रेट हुए हैं IS गेट से। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारा ऑनलाइन फाइल होने लगा है, सब चीज़ें वो होने लगी है। बट अगर जब जैसे IC कोड जब देते हैं, मतलब IC कोड जब आया, अगर IC कोड के साथ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट की जो या इंपोर्ट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि IS गेट में रजिस्ट्रेशन होना या ED कोड होना, ED कोड मतलब कि बैंक को मैप करना सीधा सा, और IS गेट का रजिस्ट्रेशन है कि मतलब वे बिल या जो है जो वो एक्सपोर्ट बिल या इंपोर्ट बिल वो आप उसमें इंटीग्रेट होना, यही सिंपल है, इसी के लिए किया जाता है। तो वो मतलब गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, मतलब ये बात तो मतलब कि Sir, I would still like to disagree with you because as an exporter मेरी भी कोई कंडीशन नहीं है मैं कौन सी बैंक यूज करूँ। एज एन एक्सपोर्टर मेरे पे कोई कंडीशन नहीं है कि मैं एक ही बैंक यूज करूँगा। आई कैन डिसाइड एज एन एक्सपोर्टर कि मुझे 10 बैंक्स यूज करनी है, एंड द सिस्टम इज परमिटेड, सिस्टम इज नॉट लिमिटिंग। हम लोग जो भूल रहे हैं कि इंडिया ने जो सिस्टम बनाई है वो लिमिटिंग नहीं है, वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। तो आई थिंक ये जब तक हम लोग सही तरीके से नहीं सब। आपको क्या लगता है बाहर के देशों में, जैसे चाइना की अगर बात करेंगे, चाइना स्पेशली चाइना की बात करें, चाइना तो मतलब फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन है वहाँ पे, मतलब एक्सपोर्ट के मामले में या इसके, तो वहाँ के सिस्टम में और हमारे यहाँ के सिस्टम में क्या आपको फर्क लगता है? सर चाइना तो मुझे नहीं पता है, बट आप कोई भी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री देखेंगे, यूरोप देखेंगे, UK देखेंगे, USA, कनाडा, साउथ अमेरिका, सभी जगह पे नॉन शिपर का कॉन्सेप्ट। नॉन शिपर का मतलब क्या हुआ? मैं शिपर को जानता हूँ, सो जो इंडिया में इन्होंने KYC वर्ड यूज किया है,
There also does have the same concept that you as an exporter will take your individual registrations with the government. But when I have to work for you or I have to work with you, मुझे तो प्रोसेस करनी पड़ेगी चेक करने के लिए कि आप सही हो या नहीं सही हो in terms of the papers that you have submitted. सर आप बहुत सीरियस सिंसियरली किसी को भी बताइए कि इंडियन कस्टम्स का जो KYC का पैराग्राफ है वो पढ़ने के लिए उन्होंने क्या लिखा है कि आप वेरीफाई करेंगे कि इनका IC, GSTN या जो भी है वो आप कैसे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेंगे। तो मैं मेरे टेबल पर बैठ के DGFT में देख सकता हूँ आपका IC, मैं मेरे टेबल पर बैठ के आपका GSTN देख सकता हूँ, मैं मेरे टेबल पर बैठ के आपका पैन देख सकता हूँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? हम लोग बोल रहे हैं कि हम तो ये भी नहीं करेंगे। They are not asking you to visit the client. They are not asking you to meet the client. You understand, sir? तो आपको जरा अलग तरीके से देखने की जरूरत है। और दूसरा मेरी सेफ्टी के लिए, आई थिंक KYC मेरी सेफ्टी के लिए, आप एक्सपोर्टर की नहीं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे भाई सब क्यों इतना चिल्लाते हैं कि KYC में प्रॉब्लम है, KYC में नहीं। सही सही नहीं, आपने चूँकि आपने इतना एक्सपीरियंस के बाद आपने ये समझा है तो सही भी है, ठीक है। मतलब वो होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि उसको जब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होता है कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा, तो चूँकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं, अपने मन से जीना चाहता है, तो वहाँ पे थोड़ा कंप्लायंस के लिए वो बर्डन आता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। बट मतलब आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है, जो अपना शिपिंग का, ये ऑलमोस्ट जो है हमारा फ्लेक्सिबल भी है और हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को, और बहुत हद तक सही है। केवल 1-2% का ही प्रॉब्लम होता है, बाकी तो सही चलता है। सर ये अपना ना ये 10 मिनट खत्म हो जाएगा, हो सकता है हमें दोबारा ज्वाइन करना पड़े, तो फिलहाल मैं कंटिन्यू करता रहता उसको। अच्छा सर, तो अब हम दूसरे डायमेंशन पे सर आते हैं अपने, जो हम दूसरा अपना ये कि जो आजकल आपने देखा होगा कि फिनटेक का ज़माना चल रहा है, फिनटेक चल रहा है या ई-कॉमर्स का चल रहा है। तो अगर आपने देखा होगा कि ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल में मेक माई ट्रिप और ऐसे या यात्रा या बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप आए जिन्होंने अच्छा काम करा, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को एक तरह से, जो पहले एजेंटों के हाथ में थी और एक मोनोपोली चल रही थी या टूर ऑपरेटर्स के उसमें थी, तो उसको एक थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज यानी कि मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको किया है, या प्राइसिंग है, कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ है। उसी तरीके से कुछ स्टार्टअप्स ने ट्राई किया इसको ऐसा करने का, जो ये लॉजिस्टिक, शिपिंग या फ्रेट फॉरवर्डिंग जो इंडस्ट्री है इसको। तो जैसे कि मैंने जो देखा अभी, ये कोगो पोर्ट करके एक स्टार्टअप है जो काम कर रहा है, या और एक दो और भी है मैंने देखा, मतलब आपको ज़्यादा पता होगा। मैं तो इसमें आपको मतलब ऐसे स्टार्टअप जो आज के एंटरप्रेन्योर्स या जो करना चाहते हैं या जो इस इंडस्ट्री में जो काम कर चुकी, क्या है कि अगर कोई CHA या कोई फ्रेट फॉरवर्डर अगर उसको जोग्राफिकली स्पेंड करना है तो उसको ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी या अपने एजेंट्स बनाने पड़ेंगे या ऑफिस खोलना पड़ेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ता है। और अगर वो डिजिटल का सहारा लेता है और सिस्टम को API के थ्रू इंटीग्रेट करता है कस्टम से या इससे, तो वो थोड़ा सा और आसानी से काम कर सकता है, या कॉस्टिंग कम हो सकती है, ऑपरेशनल कॉस्टिंग कम हो सकती है, प्राइसिंग का ट्रांसपेरेंसी आ सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसके बारे में बहुत लोग बातें करते हैं। देखिए, अगर आप स्टार्टअप इंडस्ट्री देखेंगे तो स्टार्टअप इन लॉजिस्टिक्स इज बीन ओनली टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप इन लॉजिस्टिक्स हैज नॉट बीन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इन लॉजिस्टिक्स हैज नॉट बीन सर्विसिंग। ये एक पहला मुद्दा है। दूसरा, मुझे अगर प्लेन की टिकट खरीदनी है या मुझे होटल की टिकट खरीदनी है या मुझे म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो सिर्फ 2 जन इन्वॉल्व होते हैं।
बट जब भी मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता हूँ, तभी मैं हूँ, एक्सपोर्टर है, कार्गो है, वेंडर है, रेगुलेटर है, पोर्ट है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स। तो आप जो भी टेक्नोलॉजी से करना चाहेंगे, आप इतने सारे स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी को थ्रू टेक्नोलॉजी डील करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स। तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी आ रहे हैं वो क्या बोलते हैं कि आपकी ये एक वेंडर का मैं रेटिंग आपको करके अच्छा रेट दे सकता हूँ, बट मेरे लिए रेट के आगे बहुत सारी चीजें, रेट के आगे कार्गो है, उसके साथ कार्गो प्रोसेसिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, बिल ऑफ लेडिंग है या एयरबी है, वो उसका कौन करे? आपने तो मेरे को एक रेट लाके दे दिया, बट उसके बाद की जो प्रोसेस है, कार्टिंग ऑर्डर है, बुकिंग स्लिप है, मेजरमेंट है, वेट वॉल्यूम रेशियो है, वो सब कौन करेगा? सो वॉट एवर इज हैपन टिल नाउ, लोगों ने बहुत अच्छी कोशिशें की है और बहुत अच्छी मेहनत भी की है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लिमिटेड है। आप अगर ऐसा मुझे बोलेंगे कि मेरे प्लेटफॉर्म पे से आप एक वेंडर की पूरी प्रोसेस कर सकेंगे, तो फिर भी वो सक्सेसफुल होगा। ये आज के जो प्लेटफॉर्म्स पे मिल रहा है, वो इनिशियल मिल रहा है और एंडिंग का मिल रहा है, बीच में का नहीं मिल रहा। वो एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि वी आर अ स्मॉल इंडस्ट्री, एसएमई इंडस्ट्री, तो उसमें बहुत सारा कमीशन होता है, किकबैक्स होता है, बहुत सारा होता है। आप सीधा मेरे सर्विस प्रोवाइडर को बोल रहे हैं कि आप मुझे यूज करो और आप ये सब आपकी इनकम्स छोड़ दो ना। ये भी चैलेंज हो जाता है कि अगर आप मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दे सकेंगे तो मैं आपके साथ क्यों काम करूं? एंड ऑफ द स्टोरी मनीष जी, everybody is working to earn money. Now when you are not going to help me perform my function, you're not going to help me get my remuneration for the effort that I am doing, I am not going to support you. दूसरा क्या हुआ कि airlines and all hotels, airlines are still having a parallel website giving their freight rates. I mean, sorry, tariffs. Here it is a bit more complex. So unless somebody really understands it at a very macro level, understands the individual stakeholder requirements, I think such tech initiatives may not be successful. But yes, ये future है और future में कोई ना कोई ये shortcomings, problems ढूंढ के solution लेके आएगा। जब भी वो सॉल्यूशन लेके आएगा, then I'm sure it will become very successful. जी, मतलब आपने बहुत इम्पोर्टेंट इसका जो पूरे पिच डिक का अगर आप बात करें इस वाली बिजनेस मॉडल का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही बताया जो आपने कि जो 5, 6 या 10 कंपोनेंट है बीच वाले, यानी कि बिजनेस सीकिंग से लेके आप बिजनेस ऑनबोर्डिंग के बाद और शिपमेंट डिलीवरी तक के बीच का जो पूरा जो स्टेप्स है उसको सॉल्व कर पाना, वो नई पोर्टल ये कर सकता है, या जो भी ये स्टार्टअप है ये नहीं कर पा रहा है उसको, वो चूँकि वो वेंडर्स को ऑनबोर्ड कर लेता है और बट लेकिन बाकी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे शुरू में, अगर आप ग्रोसरी वाली मार्केट में, ग्रोसरी का जो ये क्विक डिलीवरी का जो सेगमेंट चला था, तो इसमें शुरू में जितने स्टार्टअप्स आए थे उन लोगों ने एग्रीगेशन मॉडल पे काम करने की कोशिश की थी, जो कि फ्लॉप हुआ था। बाद में जब डार्क स्टोर के कॉन्सेप्ट पे जब ये आए, चाहे जेप्टो की बात करें या अब ब्लिंकिट या जो भी जो कर रहे हैं, तब ये थोड़ा सा सफल होने के कगार पर है, या हो सकता है कि एक पहले के मुकाबले अब अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो एक शॉर्ट कमिंग आई है। तो हो सकता है कि आगे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव या जो क्लियरेंस का जो स्पीड है या बाकी इंटीग्रेशन, अगर हो सकता है कि 4-5 लेवल में इंटीग्रेशन होने के बाद फुल इंटीग्रेशन हो पाए। ये बिल्कुल सही बात, आपने बहुत सही ये पॉइंट हाईलाइट किया है। ये हमारे दर्शकों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वेंचर में, मतलब इस वाले सेगमेंट में आना चाहते हैं या आ रहे हैं। तो
नहीं, अच्छा है। तो जैसा सर आपने बताया कि ये जो इस डोमेन में जो स्टार्टअप्स हैं वो आगे चल के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आगे चल के एक बड़ी इंडस्ट्री भी बन सकती है। ये बहुत अच्छा। सर मेरा मानना ये है कि द फ्यूचर ऑफ द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इज नियर, मोबाइल। is on the mobile. So, tech innovation in this segment is very important. और वो हो रहा है। प्रॉब्लम इतना ही है कि जो भी टेक इनोवेशन कर रहा है उसको थोड़ा ब्रॉड बेस्ड करना पड़ेगा। थोड़ा ब्रॉड बेस्ड करेंगे और सेंसिटिव रहेंगे कि जो फिजिकल पोर्शन है, जो लोग भी वो फिजिकल पोर्शन करने वाले, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में फिजिकल पोर्शन है। विदाउट कार्गो देयर इज नो लॉजिस्टिक्स एंड कार्गो मीन्स फिजिकल एक्टिविटी। सो अनलेस यू अंडरस्टैंड कि मुझे इसका बैलेंस निकालना है, मुझे सिर्फ एक पोर्शन पे काम नहीं करना है, मुझे बैलेंस निकालना है, आई थिंक इट विल बिकम वेरी सक्सेसफुल। जी। अच्छा, अब दूसरा जो है चूँकि मैं फिनटेक और दिस एनबीएफसी डोमेन में ज़्यादा काम करता हूँ, और तो अब आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि ये बिल डिस्काउंटिंग जो चल रही है या तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि ये फिनटेक्स क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, या इसमें एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग वैसे गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम करती है, मतलब जो नेशनलाइज बैंक है या बाकी बैंक है वो एक्सपोर्ट्स के बिल को डिस्काउंट कर रहे हैं या इंपोर्ट के बिल को पेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें और ज़्यादा कैसे आपको लगता है कि एनबीएफसीज का क्या रोल है या फिनटेक्स का क्या रोल है, या ऐसे उनको इन्वॉल्व करके कैसे इंडस्ट्री को और हेल्प की जा सकती है, या इन लोगों का पार्टिसिपेशन कहाँ बनता है, या ऐसे फिनटेक के जो इनोवेटिव मॉडल है कैसे, ऐसे कौन सा मॉडल है जो आपको लगता है कि इसमें आना चाहिए, मतलब इस इंडस्ट्री में जो कमी है अभी? सर एवरी बिजनेस नीड्स मनी, वो तो बहुत सिंपल है। एवरी बिजनेस नीड्स मनी। आज अगर आप लॉजिस्टिक्स में देखेंगे तो जितने भी छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कस्टम ब्रोकर्स है, फ्रेट फॉरवर्डर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, सभी के पास बहुत कम फंडिंग, वो सभी अपने खुद के पैसे लगा के बैठे। दूसरा, इंडिया में बोरोइंग इज एक्सपेंसिव, इतना सस्ता नहीं है जितना बोरोइंग इज चीपर इन फॉरेन कंट्रीज। जब भी आप यही इंडस्ट्री को फाइनेंस का एक्सेस देंगे और आप उसको सिंपल बनाएंगे और आप ऐसा कोई मॉडल आएगा जहाँ पे ये सब डरेंगे नहीं पैसे लेने के लिए, आई थिंक देयर कैन बी अ वेरी गुड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू इंडस्ट्रीज। टुडे द डिमांड ऑफ द बिगर प्लेयर्स इज कि आप मेरे से कितना देरी से पैसा लोगे। Credit is unfortunately become a big driver. 45 days credit, 90 days credit, 120 days credit. But जो कैरियर है, एयरलाइन है, शिपिंग कंपनीज है, वो आज भी कहते हैं कि हमको क्रेडिट नहीं देंगे, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपका कार्गो लेके जाएंगे। एयर कार्गो में एक साइकिल चलती थी, वो साइकिल टूट गई है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस भी बोलने लगे हैं कि नो क्रेडिट्स, यू हैव टू पे मी ऑन टाइम। तो जो एक्चुअल कैरियर होता है वो कैश पे लेके जाता है और जो एक्चुअल एक्सपोर्टर है वो क्रेडिट मांगता है। तो ये जो बीच में का टाइम है या बीच में के पैसे हैं वो किसके लगते हैं? वो सर्विस प्रोवाइडर के लगते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर को इंडिया में इतना सिंपल बोरोइंग्स नहीं मिलता है। तो इफ देयर कैन बी सम गुड सिनर्जी between the NBFCs and the fintechs and everybody, then it will help this industry very much. आप अगर गुजरात का एक्सपीरियंस देखें तो यहाँ पे गिफ्ट सिटी बना है। It's actually a national, it's a national product. It is not a Gujarat product.
But when they designed the whole thing, they forgot to include the custom broker, the freight forwarder, the transporter, the crane operator, and all the ancillary service providers across all logistic industries. Then leasing Ground लीजिंग का one mixer. So, unless they include our services, we cannot participate in the gift initiatives. If we cannot participate in the gift initiatives, हमको फॉरेन फंडिंग, जो फॉरेन फंडिंग कम इंटरेस्ट पे मिलता है, वो नहीं होगा. आपने बीच में लीजिंग वर्ड यूज किया. सर, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है. देयर आर 15-70,000 companies working in this space. Leasing, less than 50 companies working in this. आप स्केल देखिए. लीजिंग में शायद पैसे ज्यादा होंगे. लीजिंग इन्वॉल्व्स फॉरेन असेट्स. एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व्स फॉरेन असेट्स. I am dealing in foreign exchange. I am earning foreign exchange for the country. तो आपको मेरा नाम भी वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा. अभी एक कमिटी बनी है और हम लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं कि उनकी जो बास्केट ऑफ सर्विसेज है उसमें इनमें से कौन सी कैटेगरीज को इंक्लूड कर सकेंगे. सो फिनटेक, एनबीएफसी एंड लॉजिस्टिक्स हैव अ ग्रेट सिनर्जी. हमको सिर्फ एक मॉडल ढूंढना है कि ये लोग एक दूसरे के साथ काम कैसे कर सके. बिल्कुल सही. आपने एक बहुत बड़ा अच्छा जो है पॉइंट इसने आपने हाईलाइट करा. पता नहीं ये पॉलिसी मेकर इसको सुन पा रहे हैं या पॉलिसी मेकर के पास पहुंची है बातें कि नहीं पहुंची है. अगर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और उसके थ्रू सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो अब फाइनेंशियल के लिए एक सिटी बनाया गया, फाइनेंशियल सेक्टर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. ये दोनों आपस में इंटीग्रेट क्यों नहीं है? ये दोनों इंटीग्रेट होने चाहिए. और ये दोनों अगर इंटीग्रेट कर दिए जाएँ तो जो ये पूरा जो ये जितना जो इकोसिस्टम के जो लोग हैं, फ्रेट फॉरवर्डर से लेके शिपिंग लाइन तक का, ये सारा जो है हम गिफ्ट सिटी के थ्रू फाइनेंस घूम सकता है. और जिसमें कि चीपर फंडिंग या क्रेडिट या मतलब फैसिलिटीज एंड टैक्स बेनिफिट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. अब इसमें अब जैसे इन सब पे 18% का टैक्स लगता है इन लोगों पे जितने से, और सब सारा काम करते हैं बट बाहर का सारा. तो ये सारी चीज़ें करी जाती हैं. इसके बारे में मैंने अभी स्टडी नहीं करा, ये क्या कहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में आप और डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं अगर थोड़ा बहुत अगर जानकारी आपको है. सर, काम चल रहा है. हमारी ऑलरेडी ये बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग भी हो गई. एक नई कमेटी भी बन गई है जिसमें उनके भी मेंबर्स हैं, हमारे भी मेंबर्स हैं. मीटिंग की कमेटी की पहली मीटिंग बहुत जल्द ही होने वाली है. वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सम डिटेल्स एंड पेपर्स उनको सबमिट करने के लिए. सी वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट जब भी गवर्नमेंट ने गिफ्ट का सोचा था तभी भी उनकी लिमिटेशंस थी कि किसको इंक्लूड करें. और जिसने पहले जाके बोला मुझे इंक्लूड करो, उनको उन्होंने किया. सी वी मस्ट रिमेंबर द गवर्नमेंट इज अ रिएक्टिव बॉडी. उस वहाँ पे प्रोएक्टिविटी बहुत कम होती है. तो आप जाके जब तक रिप्रेजेंट नहीं करोगे कि मुझे ये दिक्कत है या मुझे ये चाहिए या आप इसके तरफ देखिए, it's very difficult for the government to do it on their own. But the good thing is that they are open to the idea. जब भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया कि आप लोगों ने कहीं हमको आप लोग भूल गए हैं, उनका इमीडिएट रिएक्शन था कि चलो एक कमेटी बनाते हैं, आप हम और हमारे कंसल्टेंट्स उसको एग्जामिन करते हैं एंड वी कैन पुट इट अप एंड गेट इट नोटिफाइड. सो I think the positivity and is more important than it not being there just now. नहीं, अच्छा, ये बड़ा अच्छा अगर ऐसा होता है तो पूरा इंडस्ट्री को एक नया शेप मिलेगा या नया डायरेक्शन मिल जाएगा पूरी इंडस्ट्री को. बड़ा मतलब एक जो अगर मैं तो बहुत सारे CHA या जो फ्रेट फॉरवर्ड एजेंट इनसे मैं डील करता हूँ, तो इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ही वर्किंग कैपिटल की है. और अब जो बड़ी कंपनियां हैं, प्रॉब्लम है पैसा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है.
और दूसरा क्या होता है कि क्लाइंट जब भी हमारे पास आता है तो उसका पहला सवाल ये रहता है कि आप मुझे क्रेडिट, और जब भी कोई अनजान आदमी मुझे पूछता है कि आप मुझे क्रेडिट कितनी देंगी, मेरे लिए केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता बिल्कुल। है। किसको क्रेडिट दे रहा हूँ? मैं आपको फेस वैल्यू पे तो क्रेडिट नहीं दे सकता ना। मुझे आपको अगर क्रेडिट भी देना है तो आई कैन नॉट गिव यू ऑन फेस वैल्यू। सो यस, आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा पकड़ा है, और लेट अस सी कि कैसे ये आगे होता है। जी, चलिए तो बात करने को तो हम इस पे बहुत टाइम तक बात कर सकते हैं, बहुत देर तक, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में काम करा हुआ है। ड्यूरिंग द जॉब मैं मतलब एक्सपोर्टर्स के पास काम करता था फाइनेंस कंट्रोलर की तहत से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैं समझता हूँ, मतलब फ्री पाउडर की प्रॉब्लम समझता हूँ, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की भी समझता हूँ। उनकी प्रॉब्लम एक अलग प्रॉब्लम्स है। हाँ, वो एक अलग बात है कि एक्सपोर्टर्स को या इम्पोर्टर्स को पैसे तो सस्ते मिल जाते हैं, पैसे उनके पास सस्ते मिलते हैं, बैंक से उनको फंडिंग भी आसानी से मिल जाती है। हाँ, लेकिन वो क्या करते हैं कि वहाँ पे मनी का डाइवर्जन बोलो या पैसे का मिसयूटिलाइजेशन बोलो, ये सब चीज़ें वो लोग करके उसके चक्कर में वो सारे वेंडर्स जो परेशान होते हैं। यानी कि जो मेजर जो स्टेक होल्डर जो होते हैं इसे पूरे शिपमेंट में, या तो बाहर का तो क्रेडिट मिल जाता है एलसी पे या बीसी पे, बट इस वाले चीज़ में क्रेडिट नहीं मिलता कहीं पे। इनको तो इस वेंडर्स को ही बियर करना पड़ता है इसके लिए। बट लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो मार्जिन भी तो अच्छा होता ही है आप लोगों का सर। तो उसमें क्रेडिट अगर देते हैं तो उसमें आप पैसे बनाते भी तो हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गलत आपने बोला है। वी आर अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर जो बड़ी गलती करते हैं, मेरे भी इतने सालों में, पिछले 10-15 साल से ही ये शुरू हुआ है कि क्लाइंट जब भी पहली बार मिलता है तभी वो मुझे पूछता नहीं है कि आप कौन है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपका अनुभव क्या है, आपने आज तक क्या काम किया। वो कहीं भी वो सवाल पूछना ये लोग भूल गए, और इनका यही सवाल रहता है कि आप क्या चार्ज करेंगे, आप मुझे कितनी क्रेडिट देंगे। हमारी गलती ये है कि ये दोनों सवाल के जवाब हम देते हैं। मेरे हमारा सवाल ये होना चाहिए कि सर आप पहले मुझे तो पहचानो, उसके बाद पैसे की बात करो। और मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर। सो इट इज रॉन्ग ऑन एनीबॉडीज पार्ट टू थिंक कि ये इंडस्ट्री में बहुत सारे पैसे हैं। ये इंडस्ट्री आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देती है मगर बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं देती है। आप भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सर, आपका बैंक बैलेंस आपकी लाइफस्टाइल के साथ नहीं बढ़ता है। मगर आपकी लाइफस्टाइल सुधरती है, शायद हर साल आपकी गाड़ी बड़ी होगी, आपका मोबाइल छोटा होगा, मगर आपका घर तो वही का वही रहता है, आपका बैंक बैलेंस तो वही का वही रहता है। सो वी मस्ट understand this in perspective. You know, we can't just put it like that कि ये लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। दूसरा एक चीज आपने ये निकाली है, कोई भी कस्टम ब्रोकर या फ्रेट फॉरवर्डर होगा, वो पर कंसाइनमेंट कितने पैसे कमाता है। That is very important for you to understand. He is not earning, or rather he is earning anything between 800-900 rupees to 4,000-5,000 rupees per consignment. Okay, he is not earning 40,000 rupees a consignment. He is earning about 4,000 on the maximum, and on the minimum he can be at 700-800 rupees. But वो जो कार्गो हैंडल करता है उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख है। तो what is the percentage value of the service that you have taken? And I am an indispensable service. आप मेरे बगैर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। आपको मुझे छोड़ के मेरे भाई के पास ही जाना है, या आपको खुद सीख के करना है। ओके, आपके पास ये दो ऑप्शंस है।
तो आई एम इन इंडिस्पेंसेबल सर्विस बट आई एम नॉट अ वैल्यूड सर्विस। वो बहुत दुख की बात है। मगर आप सोचिए सर, 12 लाख की कंटेनर में अगर मेरा भाई 1500 रुपया कमाता है, तो व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ दी सर्विसेज? बट लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम सब है ना कि इसमें जो बता रहे हैं ना, कंपटीशन में या धंधे को कब्जा करने के चक्कर में आप मतलब जो दूसरा कंपटीटर होता है, आपका भाई जो होता है, वो लोअर प्राइस पे बिड कर देता है, लॉस पे शिपमेंट, 4 शिपमेंट लॉस पे कर लेता है, तो वो पेनिट्रेट करता है, इसको मार्केट में करता है, अब वो धंधा ले लेता है। तो अब ये सब प्रॉब्लम्स भी तो आती ही है। अब जैसे आप बात करोगे आप बट एक चीज तो है ना सर, एक चीज जो एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग कम्युनिटी को समझने की जरूरत है कि मैंने अगर 4 शिपमेंट आपके लॉस पे किए, तो वो प्रॉफिट में कहीं ना कहीं तो कमाने नहीं वाले। मैं मेरी जेब से नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी के लिए मेरी जेब से दे रहा हूँ। तो मुझे मौका मिलेगा तभी मैं आप ही के कंसाइनमेंट में ये 4-5 कंसाइनमेंट का लॉस एक ही कंसाइनमेंट में कमा लूंगा। वो उससे अच्छा अगर आपने मुझे पहले से रिस्पेक्टफुली मेरे साथ अगर मेरी रेट्स फाइनल किए, तो मैं ये चीज़ के कभी नहीं करूँगा। अच्छा, इसमें मतलब ऐसा जैसे बाकी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है, वैसे तो आजकल कंपटीशन का मतलब वो एक तरह से युग ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सब कुछ है, तो कहीं प्राइसिंग फिक्स होने का कोई वो नहीं है क्या? कोई एसोसिएशन हो ऐसी, या कोई ऐसा कोई प्राइसिंग फिक्स करा जाए कि मिनिमम मैक्सिमम ऐसा टाइप कोई रेंज बने? बहुत बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। और ना, मेरे सारे जितने सारे लॉजिस्टिक के दोस्त ये सवाल सुनते हैं, उनके बहुत खुश होंगे कि किसी ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया। सर, आप हमारे रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है? आप अगर हमारे पुराने रेगुलेशंस देखेंगे 2004 तक, उसमें लिखा हुआ था कि देयर विल बी अ रेगुलेटर हु विल डिसाइड ऑन द प्राइसेस। But today, how is the government of India working? What is the thought process of the government of India? And what is the reason कि इंडिया का इतना प्रोग्रेस हुआ? Free enterprise, market competition. Now, when we are in an era of free enterprise and market competition, how can somebody fix the prices? We also have a very strong competition commission in India. I cannot fix prices. Because if I fix prices, आप उसको कार्टेलाइजेशन बोल देंगे। और कार्टेलाइजेशन अगर मैंने किया, तो the present laws of the country don't permit it. For that matter, also what associations can do is associations can give guidelines. Associations can tell members कि देखिए, आप इतना सारा काम करते हैं, आपका इतना एक्सपेंडिचर होता है, आप इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। बट एन एसोसिएशन कैन नॉट से आपको इतने से कम चार्ज नहीं करना। आप समझ रहे हैं? when we are in an era of free market competition, free enterprise, we cannot be fixing prices, sir. नहीं, बिल्कुल सही है। बट इसमें वही प्रॉब्लम आती है कि जो एमएनसी कंपनियां हैं, जैसे मतलब अल कार्गो है, वो ट्रांस सर्च है, ऐसे टाइप की जो बड़ी कंपनियां हैं, वो मतलब उनके पास तो चीपर फंड अवेलेबल है, तो वो आके आपकी मार्केट को ही डिस्टर्ब करते हैं। well, उसमें ऐसा है, एक छोटा सा करेक्शन। ऑल कार्गो इज एन इंडियन एमएनसी, ऑल कार्गो इज नॉट अ फॉरेन एमएनसी। ट्रांसवर्ल्ड is an Indian MNC, it is not a foreign MNC, just to put it in perspective. Okay. हमारे यहाँ क्या होता है, the competition might be DHL, Nagal, ये जो सब नामे हैं, sorry, ये सब जो names है, they are multinational MNCs. We need to understand कि जैसे मैंने आपको पहले बताया सर, कि कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक चेन होता है, एक के बाद एक प्रोसेस होती है। और कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे होते हैं जो एक ही
सर्विस देते हैं या 2 सर्विसेज देते हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे देते हैं जो मल्टीपल सर्विसेज देते हैं, और मल्टीनेशनल्स वो करते हैं कि मैं पूरी सर्विसेज दे दूंगा, मैं भले उसको मेरे तरफ से आउटसोर्स कर दूं। सो दैट इज वन गैप। नाउ व्हेन आई एम वर्किंग individually, I have to earn my profit out of those activities. As a multinational, I am saying my profit has to be from the entire chain. मैं पूरे चेन का टोटल लगा के मैं मेरा प्रॉफिट गिन दूंगा। तो जब भी मैं पूरे चेन का प्रॉफिट लगा के गिनता हूँ, तो कुछ सर्विसेज को मैं सब्सिडाइज कर सकता हूँ, और कुछ सर्विसेज जहाँ किसी को पता नहीं चलता है, मैं बहुत सारे पैसे कमा लेता हूँ। तो हमारा प्रॉब्लम अभी यही हो रहा है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो आप लिमिटेड सर्विसेज दे रहे हो, और आपकी जो कंपटीशन है वो बहुत सारी सर्विसेज एक साथ दे रहा है, तो वो अपने पूरे बास्केट का एवरेज निकाल देता है और आपको इसी में एवरेज निकाल। आप समझ रहे हैं सर? सो उसको अपने यहाँ कंपैरिजन में बहुत बड़ा, यानी इट बी वेरी डिफिकल्ट उनको कंपेयर करने के लिए। तो हमें हमारी सर्विसेज में जिस भी तरह से हम कमा सकते हैं हमको कमानी। ठीक है सर, मतलब आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि जो बड़े प्लेयर हैं उनके पास चूँकि इंटीग्रेटेड एक इकोसिस्टम है पूरा, उन्होंने माल उठाने से लेके आपके डोर स्टेप तक पहुंचाने तक का पूरा सर्विस वो एंड टू एंड दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो रहा है उनका, और वहाँ पे वो पैसे बना पा रहे हैं। और आप चूँकि पैकेट में काम कर रहे हैं या आप अलग डीलर के साथ या अलग वेंडर के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका मार्जिन चला जाए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने थर्ड सेगमेंट में आते हैं, जो हमारा एजुकेशन का या ट्रेनिंग का या ऑपरेशनल एजुकेशन का, जो वोकेशनल कह सकते हो आप, या जो ये छोटे जितने लॉजिस्टिक प्लेयर हैं जो पूरे इकोसिस्टम में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेट फॉरवर्ड एजेंट हो या क्लीनिंग फॉरवर्ड हो या शिपिंग लाइन का काम जो कर रहा है, या जो भी इसमें काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं। तो अब हम इनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, या इनका कॉस्ट कटिंग करने के लिए, या इनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, या इनको बिजनेस इनका अपना कैसे एक्सपेंड करें, या अपने वर्टिकल को कैसे बढ़ाएं, या अपने को कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे और थोड़ा स्मूथ करें, और अपना यूजर एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ाएं, या अपने को बाहर रीच कैसे बढ़ाएं, अपनी कॉस्टिंग कैसे कम करें। इस सब के लिए तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप जैसे मेंटोरशिप की ज़रूरत है, या जो इस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा है, जिसको पूरा एक ओवरव्यू है, 360 डिग्री ओवरव्यू, वही इस चीज़ को समझ सकता है कि कहाँ पे क्या प्लग इन करा जा सकता है, क्या जोड़ा जा सकता है, क्या घटाया जा सकता है, जिससे मार्जिन बढ़ाया जा सकता हो, जिससे ऑपरेशनल इफिशियंसी लाई जा सकती हो। तो इसके लिए अगर आप बात करें तो ऐसा कोई आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है या कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है? मैंने तो अभी तक वो जो फॉरेन ट्रेड के MBA होते हैं वो तो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे, ऐसा तो कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं मिलता होगा। आपकी नज़र में कोई ऐसा या कोई ऐसा डेवलप कर रहा है, या आप तो कर रहे हैं, आपका तो मुझे पता है, बट कैसा, मतलब इस पे आपका क्या विचार? सर मैं आपको एक थोड़ा लंबा जवाब देना चाहूँगा इसके बारे में। वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में वी हैव दी NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके अंडर इन्होंने सभी सेक्टर काउंसिल्स बनाए हैं। इंडिया में करीबन 40 सेक्टर काउंसिल्स है। देयर इज़ अ रबर काउंसिल, देयर इज़ अ रिटेल काउंसिल, देयर इज़ अ हॉस्पिटैलिटी काउंसिल, ऐसे करीबन 40 काउंसिल्स। उसमें से एक काउंसिल है लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल। अभी यहाँ तक तो ठीक है, मगर लॉजिस्टिक्स क्या है, लॉजिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या है? तो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लॉजिस्टिक्स है, डेफिनेशन है, उसको जब भी हम लोगों ने वहाँ कमिटी में मैं भी बैठा था, हम लोगों ने वहाँ पे जब भी स्टडी किया तो हमने देखा कि जो हैंड रिक्शा वाला है, हैंड कार्ट चलाता है, वो भी लॉजिस्टिशियन है,
और जिसके पास एक बोइंग है वो भी लॉजिस्टिशियन। अभी इन दोनों को अगर मैंने एक ही टेबल पे बिठाए तो वो कभी काम नहीं होने वाला। सो द फर्स्ट थिंग दैट लॉजिस्टिक्स सेक्टर काउंसिल ने अच्छा किया कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स को 12 वर्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। ये इंडिया स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। आप कुछ कंट्रीज में 27 है, कुछ कंट्रीज में 19 है, कुछ कंट्रीज में 9 है। सो इट इज़ अ कंट्री स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। तो इंडिया ने क्या किया, लॉजिस्टिक्स को 12 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और 12 के 12 सेगमेंट्स में इंडस्ट्री के साथ बात करके इन्होंने छोटे बड़े प्रोग्राम्स डिजाइन किए और ये प्रोग्राम्स इन्होंने पब्लिक डोमेन में रख दिए हैं कि आपको यहाँ पे अगर ट्रेनिंग करनी है तो आप आके लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लीजिए और लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल के प्रोग्राम्स पढ़ाइए। तो जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका नाम और लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल का नाम रहेगा सर्टिफिकेट के ऊपर, सो दैट इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अक्रॉस द कंट्री। वो डिजाइनिंग करते समय what is being done is that almost 70%, in some cases 60%, in some cases 75% is on the job training. तो अभी तक जो भी पढ़ाते थे वो क्लासरूम में पढ़ाते थे। आप कार्गो देखे बगैर क्लासरूम में नहीं पढ़ सकते हो। आपको मेजरमेंट करना है, आपको वेट वॉल्यूम रेशियो करना है, आपको लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है, पैकिंग, अनपैकिंग, स्टफिंग। आप कस्टम में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ये कागज के बाद कौन सा कागज आएगा, वो कैसे प्रोसेस होगा। आप शिपिंग कंपनी में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, एयरलाइन में होंगे। तो ये जो सब है उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि देयर इज अ 60-70% ऑन द जॉब ट्रेनिंग। द बैड पार्ट इज और द सैड पार्ट इज कि इसको बहुत सारे कंपनियों ने उठाया नहीं। तो देर आर ओनली आई थिंक 1 or 2 companies in the country who are actually teaching logistics as a skill. यूनिवर्सिटीज ने शुरू कर दिया है कि हम आपको डिग्री लॉजिस्टिक्स में दे देंगे, MBA लॉजिस्टिक्स में दे देंगे, बट वो लोग करते क्या रहे, अगर 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है तो 4 महीने का इंटर्नशिप होता है। आपका अगर 2 साल का MBA तो 2 या 4 हफ्ते या 6 हफ्ते का इंटर्नशिप होता है। तो वो सब जो यूनिवर्सिटी वाले प्रोग्राम्स है दे आर नॉट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड दिस इंडस्ट्री वर्क्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे ही आप स्किल आपकी डेवलप होगी और जैसे आपकी स्किल डेवलप होगी आप अच्छा काम कर सके। सो हम लोग क्या करते हैं JBS अकेडमी पे, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन दिया है। वी आर अ रिकॉग्नाइज्ड सेंटर ऑफ द कौशल्य स्किल यूनिवर्सिटी, सो इट इज स्किल। वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट लॉजिस्टिक्स इज अ स्किल। उसके बाद कस्टम क्लियरिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग, वेयर हाउसिंग, इसके सबके छोटे बड़े प्रोग्राम्स डिजाइन किए हुए हैं जहाँ पे हम आपको बहुत बेसिक्स सिखाते हैं और फिर उसको सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे लेके जाते हैं। सो अगर आपको वेयरहाउसिंग में काम करना है, कोल्ड स्टोरेज में काम करना है, टर्मिनल्स में काम करना है, कस्टम क्लियरिंग में काम करना है, फ्रेट फॉरवर्डिंग में करना है, तो ये सभी जगह पे भी हैव प्रोग्राम्स which are 40 hours, 80 hours, 180 hours, 720 hours. It all depends कि आपको कौन सा प्रोग्राम करना है। और आपको जो भी सर्टिफिकेट भी मिलेगा वो को-ब्रांडेड सर्टिफिकेट रहेगा which is working all over the country. ये एक चीज़ आप लोगों ने की है। दूसरा, हम लोगों ने एक फ्री YouTube चैनल बनाया। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। हमारे पास आज करीबन 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे वहाँ पे करीबन 600 वीडियोस हैं। हम लोगों ने कोशिश इतनी करी है कि हर एक वीडियो 8-9 मिनट का ही है।
ताकि आप जाइए, उसको सुनिए और आप समझ गए। मतलब जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है और सभी पार्ट पे एक एक वीडियो बना के रखा है और वो मेहनत हमारी चल रही है। हमको लगता है कि हमसे करीबन 2-2.5 हज़ार वीडियोस बनाने पड़ेंगे ताकि जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपना प्रॉब्लम के लिए वहाँ पे जाके वीडियो सुन के काम कर सकेंगे। तो ये मैं हम लोग कर रहे हैं और ना वो पर्सनल लेवल पे मैं कुछ 6-7 यूनिवर्सिटीज की बोर्ड ऑफ स्टडीज पे हूँ। सो वी आर ट्राइंग टू पुश लॉजिस्टिक्स ओवर देयर। और ये जो भी है गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, IIM अहमदाबाद, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी लॉजिस्टिक का इंटरेस्ट है वहाँ पे भी जाके मैं करिकुलम्स में हेल्प करता हूँ और पढ़ाता हूँ। सो मेरे लिए ये जो पोर्शन है उसको आप ट्रेनिंग देंगे या कॉम्पिटिटर खड़ा करने का सोचेंगे, आई हैव टू लीव इट टू यू। मैं कॉम्पिटिटर्स नहीं खड़े कर रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिटर्स नहीं खड़े कर रहा हूँ, मैं अच्छी स्किल ट्रेनिंग दे रहा हूँ लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने। नहीं, ये बहुत अच्छा। ये तो वही जैसा आपने जो बताया, वो जो आपने स्कीम बताई जिसमें कि गवर्नमेंट ने 12 पार्ट में बांटा है और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जो कंपनियां इस में काम करती हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो इसमें रजिस्टर्ड होके अपने लोगों को ट्रेनिंग दें या बाकी लोगों को ट्रेनिंग दें। तो उसमें आपका कहना है कि कल केवल 1-2 लोगों रजिस्टर्ड हुए हैं, बाकी लोग उसमें रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं या उसको आगे नहीं। as training providers, not as participants, as training providers. डेफिनेटली एज ए ट्रेनिंग प्रोवाइडर। तो As it is loss making, sir, financially अभी it is loss making. तो unless you are passionate और unless you are very much concerned, और थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार ये फाइनेंशियली वायरेबल हो जाएगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ये ना कि ये बहुत बड़ा एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एवेन्यू बन सकता है ना ये। मतलब अगर आप इंडिया में बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इतनी बड़ी अगर इम्पोर्ट इंडस्ट्री को सर्विंग करने के लिए जो मैन पावर की, स्किल मैन पावर की कमी भी है, तो या जो हम जो मान लीजिए जो लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं CHA, फ्रेट फॉरवर्डर या जो भी बीच के इकोसिस्टम में, उन लोगों की मेंटरशिप के लिए, उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, मतलब मैं उस निगाह से बोल रहा हूँ कि वहाँ पे काम करा जा सकता है जिससे कि एक तरह से पूरे इकोसिस्टम में फ़ायदा होगा। सर हमारा तो स्टूडेंट का प्लेसमेंट 100% है। मैंने जॉब्स तो इतनी सारी, आप समझ रहे हैं, जॉब्स इज नॉट ट्रेनिंग इज द प्रॉब्लम। तो आपकी निगाह में मतलब और इंडिया में और कोई ऐसा मतलब जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने वाला या ऐसा? बहुत लोग कोशिश करते हैं। किसी ने चेन्नई में ये शुरू किया था, किसी ने दिल्ली में, किसी ने हैदराबाद में, मगर वो बिकॉज इतना सारा रेम्यूनरेटिव नहीं है, इसलिए वो एंथुसियाज्म चला जाता है। और जैसे मैं आपके उसमें देख रहा था कि लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी भी बनी है गुजरात में, मतलब जो है, तो वहाँ का क्या रिस्पॉन्स है आपके हिसाब से? गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बनी है जहाँ पे वो लोग डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। बहुत सारे एडमिशन्स होते हैं, बट देयर इनटेक इज ओनली अराउंड 70 और 80 पर ईयर जस्ट नाउ। राजकोट में भी एक BPA इन लॉजिस्टिक्स है, सूरत में एक शुरू होने वाला है, और मेहसाणा में एक शुरू होने वाला है, एंड यहाँ पे एक स्किल यूनिवर्सिटी बनी हुई है अंडर द एजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो माने सब हो रहा है, बट इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम जहाँ पे इसको बहुत सक्सेस मिलेगा। बट आई एम श्योर गिवन 2-3 years इट विल बिकम वेरी सक्सेसफुल। ग्रेट। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें जो है मिली। मतलब मैं तो कहूँगा अगर जो भी ये वीडियो देखेगा तो मेरे हिसाब से तो इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी समझ उसको एक उसका जो नज़रिया है वो भी चेंज होगा और उसको एक अच्छी समझ भी मिलेगी। और तो सर आपसे मतलब अब जो बात करेंगे दूसरे बार जब करेंगे तो एक
पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे जो तो उस बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए सर इतना ही करते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने में बहुत मज़ा आया और आई होप आपने जिस तरह से बोला आपके व्यूअर्स को भी ये वीडियो, ये इंटरेक्शन हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर।